Hello everyone. In this today's video we are gonna learn about the outcome measures. Okay? तो ये हमारा कार्डियो पीटी पे दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आउटकम मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इस वीडियो का हाईलाइट होने वाला है सबसे पहले मैं उसका 4.5 पॉइंट्स जो हैं उसके मैं नाम ले लेता हूँ, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आईसीएफ का फ्रेमवर्क जानेंगे। ठीक है, यानी कि आईसीएफ का क्लासिफिकेशन। अब ये आईसीएफ का ही 3 क्लासिफिकेशन होता है, इम्पेयरमेंट एट बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल लेवल, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। तो ये 3 जो है ये एक तरह का आईसीएफ का फ्रेमवर्क है और इन तीनों को फिर हम लोग डिटेल में जानेंगे। यानी कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल में अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो उसको मेजर करने के लिए कौन कौन सा आपके पास टूल है या स्केल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके पहले फिर हम लोग एक चीज़ जानेंगे, सिलेक्शन ऑफ आउटकम मेजर, यानी कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जो भी आउटकम मेजर्स है, जो भी स्केल है, जितने भी सारे स्केल हैं, सभी के सारे वर्क अराउंड करते हैं हमारे आईसीएफ के फ्रेमवर्क के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग 3 लेवल पे ही बात करेंगे। जैसे कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल लेवल पे अगर मान लीजिए किसी भी तरह का इंपेयरमेंट हुआ है तो वो भी एक आईसीएफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आता है और उसके अकॉर्डिंग फिर एक मेजरमेंट या फिर स्केल्स वगैरह उसका होता है। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फिजियोथेरेपी कार्डियोरेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जनरली कौन कौन सा प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इम्पेयर्ड एयरवे क्लियरेंस, डिस्निया, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस या डिक्रीज्ड मोबिलिटी लेवल्स, रिड्यूस लंग वॉल्यूम, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एयर फ्लो लिमिटेशन एंड रेस्पिरेटरी मसल डिस्फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आपके देखने को मिलते हैं। अब ये आउटकम मेजर होता क्या है? सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज आउटकम मेजर। सो आउटकम मेजर इज एन अप्रोप्रिएट क्लिनिकल आउटकम, ओके, विच इज सेलेक्टेड टू असेस अ पेशेंट प्रोग्रेस। तो हम लोग एक तरह का क्या है कि आउटकम मेजर एक तरह का मेजरमेंट है जिससे कि हम लोग पेशेंट का एक्सेस करते हैं कि उसका जो प्रोग्रेस है, यानी कि आप जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं तो उसका जो पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, और जो आप पीटी इंटरवेंशन जो आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस कितना दूर तक है, यानी कि वो इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं विद इन आईसीएफ फ्रेमवर्क। ओके, सो एंड अप्रोप्रिएट क्लिनिकल आउटकम मेजर इज सेलेक्टेड विच इज यूज्ड टू असेस अ पेशेंट प्रोग्रेस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ पीटी इंटरवेंशन, ओके, विद इन एन आईसीएफ फ्रेमवर्क। तो इसको नहीं भूलना है, विद इन आईसीएफ फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी इसमें मेजरमेंट आएगा सब के सब आईसीएफ फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आउटकम मेजर्स कैन बी टेस्ट और स्केल। तो यानी कि ये स्केल भी हो सकता है और ये टेस्ट भी हो सकता है। सभी का नाम जानेंगे हम लोग डिफरेंट आईसीएफ फ्रेमवर्क के लेवल पे। ओके, तो सबसे पहले तो ये आईसीएफ फ्रेमवर्क को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहला है इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट में हम लोग बात करते हैं बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट हो। दूसरा आता है एक्टिविटी लिमिटेशन, जिसमें हम लोग कैपेबिलिटी की बात करते हैं या फिर किसी भी तरह के फंक्शन जो है उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसकी हम लोग बात करते हैं। और तीसरा है पार्टिसिपेशन लिमिटेशन, जिसमें हम लोग कैपेबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन के तो बात करते हैं लेकिन हम लोग सोशल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, रिक्रिएशनल लेवल पे बात करते हैं या उसके वर्क इन्वायरमेंट के लेवल पे बात करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए अप्लाइड टू मेजरमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन इन क्रिटिकली इल पेशेंट। तो अगर हम लोगों को मसल स्ट्रेंथ और उसका फंक्शन का अगर हम लोगों को मेजरमेंट करना है, कैसे पेशेंट पे? क्रिटिकली इल पेशेंट पे। ओके, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो मसल वीकनेस जो है वो क्लासीफाई किसके अंडर में करेंगे? तो वो क्लासीफाई हो जाएगा आपका इम्पेयरमेंट के अंतर्गत में। ठीक है, सो इम्पेयरमेंट एट द बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लेवल। ओके, और अगर हम लोग उसका फंक्शनल मोबिलिटी और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एक्टिविटी लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ आउटकम मेजर। तो सिलेक्शन ऑफ आउटकम मेजर में तो पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके आउटकम मेजर्स को। ठीक है, तो पहला है आपका कि पर्पस क्या है। ठीक है, आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक तरह का फैक्टर है। दूसरा आता है आपका आईसीएफ का फ्रेमवर्क। अब देखिए आईसीएफ का फ्रेमवर्क जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट जाना कि आपको क्या मेजर करना है, इंपेयरमेंट मेजर करना है, एक्टिविटी लिमिटेशन मेजर करना है या पार्टिसिपेशन लिमिटेशन मेजर करना है, तो ये भी एक तरह का फैक्टर हो गया।
दूसरा आता है हमारा मेजरमेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि आप जिस चीज या जो स्केल को, जो टेस्ट को यूज कर रहे हैं, उसका रिलायबिलिटी कितना है, उसका वैलिडिटी कितना है, उसका रेस्पॉन्सिवनेस कितना है, तो ये सारी चीजें। सो एग्जामिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन आउटकम मेजर। फिर आता है हमारा क्लिनिकल यूटिलिटी। क्लिनिकल यूटिलिटी में क्या आ गया, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आ गई, जैसे कि रिसोर्स क्या है, इक्विपमेंट कौन कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग स्पेस आपका कितना बड़ा है, उसका कॉस्ट क्या है, एक्सपर्टीज आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है वो सारी चीज़ें, तो उसका एक्सपर्टीज कितना है। ओके, फिर टाइम कितना रिक्वायर्ड है किसी भी खास आउटकम मेजर को परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा सेंसिटिविटी या फिर क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी। ओके, so which defines as percentage of occasion where participants scored the lowest or the highest score possible for a test relative to the time point at which measurement is being performed। तो क्या है कि कितनी बार, ऐसा कितनी बार हुआ है एक खास पीरियड ऑफ टाइम में जिसमें कि पेशेंट आपका हाईएस्ट मार्क्स भी लेकर के आया है और वो लोवेस्ट मार्क्स भी लेकर के आया है, तो वो भी एक तरह का फैक्टर है। फिर आता है हमारा पेशेंट या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि पेशेंट का अलर्टनेस कितना है, डिलीरियम है या नहीं है, मेडिकल एक्विटी वो भी एक तरह का फैक्टर है, इन्वायरमेंटल सेटिंग कंस्ट्रेंट वो भी एक तरह का फैक्टर है, पेशेंट जो है वो आपकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं, सो पेशेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वो भी एक तरह का फैक्टर है, पेशेंट आपके कमांड को फॉलो कर पा रहा है या नहीं फॉलो कर पा रहा है, ठीक है, वो भी एक तरह का फैक्टर है। पेशेंट का जो एज है वो भी एक तरह का फैक्टर है, जैसे कि पेशेंट नियोनेट है या फिर पीडियाट्रिक है या फिर एडल्ट है, और साथ ही साथ उसका कोग्निटिव कैपेबिलिटी भी एक तरह का फैक्टर है। सो दीज आर द फैक्टर्स, ओके, which comes under the patient or environmental condition. Let me just repeat it. Factors such as alertness, delirium, medical acuity, environmental setting, okay, environmental setting constraint, patient ability to understand and follow command in performance, age of the patient, okay, so for example neonate, pediatric and adult, and then at the last cognitive capability. Now let's talk about the measurement of impairment at body structure या फिर फंक्शनल लेवल। तो इसमें तीन तरह का मेजरमेंट आएगा। पहला मेजरमेंट आता है रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर, दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ मसल मास, और तीसरा आता है मेजरमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लिया, आईसीएफ फ्रेमवर्क का 3 जो फ्रेमवर्क आता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ आउटकम मेजर, जिसमें कि हम लोगों ने जाना कि आउटकम मेजर है क्या, और दूसरा फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आउटकम मेजर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नाम पहले जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को इम्पेयरमेंट अगर मेजर करना है बॉडी के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल लेवल पे, तो उसमें कौन कौन से ऐसे टेस्ट आएंगे और कौन कौन से ऐसे स्केल्स आएंगे। ओके, तो हम लोग उन सभी का नाम जान लेंगे। सेम इसी तरह से पहले इसका हम लोग नाम जानेंगे इम्पेयरमेंट का, फिर हम लोग एक्टिविटी लिमिटेशन का नाम जान लेंगे, और फिर पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन का नाम जान लेंगे। और उसका नाम जानने के बाद फिर हम लोग एक एक को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला है हमारा मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट एट बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल लेवल। तो इसमें आ गया 3 नाम, रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर, मेजरमेंट ऑफ मसल मास एंड मेजरमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन। ओके, उसमें आता है हमारा कौन कौन सा, पहला है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शन एंड मोबिलिटी इन आईसीयू सेटिंग। ओके, तो आईसीयू में। दूसरा आता है अदर मेजर्स ऑफ मोबिलिटी एंड एडीएल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इन एक्यूट केयर। तीसरा आता है एक्सरसाइज टेस्टिंग। चौथा होता है हमारा फील्ड वॉकिंग टेस्ट। ओके, फील्ड वॉकिंग टेस्ट। और पांचवा होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिर लास्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारा आईसीएफ फ्रेमवर्क का, और उसमें हम लोग जानेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, अब एक एक करके हम लोग चलते चलते हैं आगे। तो सबसे पहला है बॉडी इंपेयरमेंट एट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल। उसमें पहला है हमारा रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर। ठीक है, तो नाम जान लीजिए कौन कौन सा होता है। रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर में अगर मान लेते हैं इंपेयर्ड एयरवे क्लियरेंस को अगर हम लोगों को चेक करना है, तो क्या क्या चीज़ से चेक करेंगे, स्पूटम एक्सपेक्टोरेशन, ऑस्कल्टेशन, स्पूटम एक्सपेक्टोरेशन may result in improvement in ventilation, therefore may see changes in vital signs particularly pulse oximetry या फिर respiratory rate। तो ये सारी चीज़ों को भी चेक करते हैं। और फिर इन दी एंड आता है चेस्ट रेडियोग्राफी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जो कि इमेजिंग का एक पार्ट हो गया।
फिर उसी में दूसरा पॉइंट आता है, अगर लो लंग वॉल्यूम को अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो पहला है हमारा ऑस्कल्टेशन, दूसरा है वाइटल साइन, ठीक है, तीसरा है स्पायरोमेट्री, और फिर आता है इमेजिंग वाला पार्ट जिसमें कि आ गया आपका चेस्ट रेडियोग्राफी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस वगैरह। तीसरा आता है इसमें डिज्निया। डिज्निया में बहुत सारे स्केल आते हैं, कौन कौन सा है, बॉर्ग डिज्निया स्केल, बेसलाइन डिज्निया इंडेक्स, MMRC ब्रेथलेसनेस स्केल, और फिर आता है वाइटल साइंस। तो ये सारे स्केल है, ये सारे एक तरह का आपका एग्जामिनेशन का एक तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका, रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर को पता करने का तरीका। और ये जो रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर है ये किसके अंडर में आता है, तो ये अंडर में आता है आपके बॉडी इंपेयरमेंट एट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल लेवल। तो रेस्पिरेटरी आउटकम मेजर तो हम लोगों समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दूसरा है हमारा मेजरमेंट ऑफ मसल मास, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मसल के साइज को चेक करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है, तो पहला है न्यूरोमस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है, दूसरा आता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, तीसरा है यूज ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स ऑफ लिम्ब गर्थ, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है आपका मसल स्ट्रेंथ। अब मसल स्ट्रेंथ को एग्जामिन करने का दो तरीका है, एक है हमारा आइसोमेट्रिक और दूसरा है हमारा डायनेमिक। आइसोमेट्रिक में क्या होगा, मसल में मूवमेंट नहीं होगा, ओके, और जो डायनेमिक मीन्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मसल का एक्शन करेंगे, मसल का मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और इसको मेजर करने का दो तरीका होता है, एक होता है वोलिशनल असेसमेंट और दूसरा होता है नॉन वोलिशनल असेसमेंट। वोलिशनल असेसमेंट का ये मतलब हुआ कि उसमें पेशेंट अपना एफर्ट लगाता है, और नॉन वोलिशनल क्या होगा, उसमें पेशेंट अपना एफर्ट नहीं लगाता है। तो देखिए दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। वोलिशनल असेसमेंट में चूंकि ये एफर्ट डिपेंडेंट है, इसलिए जब पेशेंट कॉन्शियस होगा तब हम लोग वोलिशनल असेसमेंट करते हैं। नॉन वोलिशनल असेसमेंट हम लोग तब करेंगे जब हम लोग आईसीयू की बात कर रहे हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वोलिशनल असेसमेंट क्या है, विच इज एफर्ट डिपेंडेंट। सो इट इज टू चेक इफ द पेशेंट इज अप्रोप्रिएट to part in volitional strength assessment and different screening tools are used। अब कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स आप यूज कर रहे हैं ये जानने के लिए कि पहले पेशेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं वोलिशनल स्ट्रेंथ असेसमेंट करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि वोलिशनल असेसमेंट में एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है। तो एफर्ट जहां डालेंगे तो उसके पहले हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि पेशेंट आपका एफर्ट डाल सकता है या नहीं। तो पेशेंट एफर्ट डाल सकता है या नहीं, उसके लिए कई सारे स्क्रीनिंग टूल्स आते हैं, जैसे कि ग्लासगो कॉमा स्केल, रिचमॉन्ड एजिटेशन सेडेशन स्केल, तीसरा है अटेंशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, चौथा है MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और पांचवा है मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट मोका, ओके। दूसरा आता है हमारा नॉन वोलिशनल असेसमेट विच इज एफर्ट इंडिपेंडेंट। यहां पे पेशेंट को एफर्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, ओके। सो नॉन वोलिशनल असेसमेंट इंक्लूड्स पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन एंड इट इज मोर रिलायबल। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन को यूज करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा वैलिड भी है, ज़्यादा रिलायबल भी है, लेकिन बस यही एक उसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट पेशेंट अलर्टनेस एज इट इज एफर्ट इंडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जब पेशेंट का जो अलर्टनेस है वो अगर ना हो तो हम लोग इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। अब आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन सा तरीका है, यानी कि मसल स्ट्रेंथ को एग्जामिन करने का, असेस करने का कौन कौन सा मेजर है, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ को कैसे असेस करना है। सो इट इंक्लूड्स टेस्ट ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, अगर आपको रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट अगर आपको करना है तो उसमें पहला आता है टेस्ट ऑफ इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, यानी कि इंस्पिरेटरी मसल और जो एक्सपिरेटरी मसल्स हैं उसके स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को आप टेस्ट करें। और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, विच इज यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी न्यूरोमोटर कंपोनेंट, यानी कि रेस्पिरेशन में जो न्यूरोमोटर कंपोनेंट है उसको हम लोग असेस करते हैं इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड के इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स के हेल्प से। अब इसके टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेशन विच इज नॉन वोलिशनल मेथड, यानी कि पेशेंट का यहाँ पे एफर्ट लगाना जरूरी नहीं है। और दूसरा आता है मैक्सिमल इंस्पिरेटरी प्रेशर टेस्टिंग, जिसमें कि पेशेंट का एफर्ट लगाना जरूरी है, ओके।
सो ये सारे जो टेस्ट हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूट या फिर क्रिटिकल केयर सेटिंग में फॉर इंस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, यानी कि इंस्पिरेटरी मसल का स्ट्रेंथ जानने के लिए, मसल का एंड्योरेंस जानने के लिए, मसल एंड्योरेंस विद प्रेशर टाइम प्रोडक्ट, ठीक है, ईएमजी और फ्रेनिक नर्व का कंडक्शन जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला तो था हमारा रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा पेरिफेरल मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट। तो इसमें बहुत कॉमन एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमएमटी, ओके। तो वही है ये। उसमें भी दो तरह का आता है, यहाँ पे हम लोग उसको एमएमएसटी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे इसमें दो तरीके का आता है, एक होता है 6 पॉइंट और एक होता है 4 पॉइंट, ओके। तो 6 पॉइंट जो है उसको हम लोग कह देते हैं मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग, और जो 4 पॉइंट स्केल होता है उसको हम लोग कह देते हैं मॉडिफाइड ग्रेडिंग स्केल। 4 पॉइंट में कैसे इसका सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 0 अगर है तो इसका मतलब है कि पैरालिसिस का कंडीशन है, 1 अगर है तो इसका मतलब है कि सीवियर वीकनेस है, 2 अगर है तो इसका मतलब है कि स्लाइट वीकनेस है, और अगर 3 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो पहला तो ये एक तरीका हो गया पेरिफेरल मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट को मेजर करने के लिए। दूसरा है हमारा डायनेमोमेट्री, तीसरा है हमारा हैंड ग्रिप डायनेमोमेट्री, चौथा है हमारा फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन के साथ और इवैल्यूएशन के साथ हम लोग फंक्शनल टास्क करवाएंगे और उसका हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या वो कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से हम लोग फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली हम लोग इन्फेंट में या फिर टॉडलर में करते हैं, ओके। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशनल इवैल्यूएशन। इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्या है ऑब्जर्वेशनल इवैल्यूएशन, कि ऑब्जर्व करके आप कैसे करेंगे, कैसे आप पता करेंगे या कैसे आप असेस करेंगे। So it includes assessment of their ability to perform different movement against gravity। अब चूंकि ये टॉडलर में कर रहे हैं या फिर इन्फेंट में कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि तरह तरह के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। और ये कब देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रहा हूँ कि 3 महीने में मान लीजिए एक छोटा बच्चा चल सकता है, राइट, या 3 महीने में अपना जो पाँव है उसका अगर मान लीजिए वो उठ पा रहा है, अपने ज़मीन से वो खड़ा हो पा रहा है, तो ये एक तरह का डेवलपमेंटल माइलस्टोन है कि एक फिक्स है कि इतना महीना में एक बच्चा इतना कर सकता है। तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अब ये 1 साल का हो गया है या 2 साल का हो गया है, तो क्या अब वो काम कर पा रहा है या नहीं, और वो जो मूवमेंट वो कर पा रहा है क्या वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आता है कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल टूल होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल टूल विच आर यूज्ड विद इन द पीडियाट्रिक सेटिंग। जैसे कि कौन कौन सा है, पहला है अल्बर्टा इन्फेंट मोटर स्केल, दूसरा है मूवमेंट असेसमेंट ऑफ इन्फेंट एंड पी बॉडी डेवलपमेंटल स्केल, ओके। अब आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन वाला तो हो गया, ऑब्जर्वेशनल इवैल्यूएशन। दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ टास्क, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे सिट टू स्टैंड करने के लिए 5 बार, और उसका हम लोग टाइम और लेवल ऑफ असिस्टेंस का रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि सिट टू स्टैंड 5 बार बोलेंगे और उसमें कितना टाइम लग रहा है और उसमें उसको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, उन चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, जो कि एक तरह का नॉन वोल्यूशनल असेसमेंट है। अब चूंकि ये पूरा चीज़ एक बार कन्फ्यूज़न ना हो जाए, एक बार इसको मैं एकदम शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मसल स्ट्रेंथ को पता करने का 2 तरीका, एक होता है हम इसको डायनेमिक में भी करवा सकते हैं और आइसोमेट्रिक में भी करवा सकते हैं। इसमें 2 तरह का असेसमेंट होता है, वोल्यूशनल असेसमेंट विच इज एफर्ट डिपेंडेंट, और दूसरा होता है नॉन वोल्यूशनल असेसमेंट, ठीक है। वोल्यूशनल असेसमेंट को करने के लिए पेशेंट का जो आपका अलर्टनेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अलर्टनेस को पता करने के लिए ये सारे स्केल आ गए, जिसका नाम हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। नॉन वोल्यूशनल जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, वैलिड होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वो तभी हम लोग कर सकते हैं जब पेशेंट का अलर्टनेस सफिशिएंट नहीं होता है। अब इसके अंडर में कौन कौन सी चीज़ों का असेसमेंट होता है, तो सबसे पहला है रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रेस्पिरेशन का जो मसल है उसका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का हम लोग टेस्ट करते हैं। और दूसरा आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड में भी फिर 2 आ गया, वो है हमारा फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेशन और मैक्सिमल इंस्पिरेटरी प्रेशर टेस्टिंग, ठीक है, जो कि एक तरह का वोल्यूशनल मेथड है, और जो पहला वाला है वो नॉन वोल्यूशनल मेथड। तो ये तो हुआ पहला। दूसरा था हमारा पेरिफेरल मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट, ठीक है,
तो पेरिफेरल के जो मसल है उसका अगर हम लोग स्ट्रेंथ का असेसमेंट करेंगे तो कौन कौन सा हमारे पास टूल है? पहला है हमारा MMST, जिसका 2 तरह का पॉइंट स्केल होता है, 6 पॉइंट और 4 पॉइंट, ठीक है। दूसरा है हमारा डायनेमोमेट्री, तीसरा है हमारा हैंड ग्रिप डायनेमोमेट्री, चौथा है हमारा फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी 2 तरह का चीजें हो गई, एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। और फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, नॉट ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये हम लोग करते हैं इन्फेंट में और टॉडलर में, ठीक है, इन्फेंट में और टॉडलर में। तो इसमें भी 2 तरह की चीजें आ गई ना, ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो टॉडलर या वो पीडिया, ठीक है, वो डिफरेंट मूवमेंट कर पा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी कि नहीं कर पा रहा है। अब इसमें कई तरह के टूल भी यूज होते हैं जो कि एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल टूल है, उन टूल का नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशन वाला यहां खत्म हो गया। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ टास्क, जिसमें कि हम लोग सिट टू स्टैंड 5 बार करवाएंगे और उसका टाइम और लेवल ऑफ असिस्टेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के बाद जो 5वां जो आएगा वो है हमारा पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, जो कि एक तरह का नॉन वोल्यूशनल असेसमेंट मेथड, ठीक है। तो यहां पे आपका खत्म होता है मेजरमेंट ऑफ इंपेयरमेंट। अब दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। डिफिकल्टी इनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और अ फंक्शन, ठीक है। तो एक खास इंडिविजुअल को कौन कौन से ऐसे टास्क है, कौन कौन से एक्शन है जो कि करने में उनको मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का आउटकम मेजर हम लोग इंक्लूड हो रहा है इसमें। पहला तो है हमारा कॉग्निटिव वाला, दूसरा है हमारा मेंटल और तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल। तो 3 तरह के अलग अलग आउटकम मेजर्स इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेशन में कौन कौन सा चीज को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहला है मेजर्स ऑफ फिजिकल फंक्शन एंड मोबिलिटी इन ICU सेटिंग, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम जान लेते हैं। पहला है हमारा फिजिकल फंक्शन इन इंटेंसिव केयर टेस्ट स्कोर्ड, इन शॉर्ट फॉर्म उसको हम लोग बोल देते हैं PFIT। दूसरा है हमारा फंक्शनल स्टेटस स्कोर फॉर ICU। तीसरा है हमारा ICU मोबिलिटी स्केल। चौथा है हमारा सर्जिकल ICU ऑप्टिमल मोबिलाइजेशन स्कोर। 5वां है हमारा चेल्सिया क्रिटिकल केयर PT असेसमेंट टूल। और 5वां है परमी मोबिलिटी स्केल, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, यानी कि फिजिकल फंक्शन को अगर आपको मेजर करना है या फिर मोबिलिटी को अगर आप मेजर करना है ICU सेटिंग में, ठीक है। दूसरा क्या है? अदर मेजर्स ऑफ मोबिलिटी एंड ADL इन द एक्यूट केयर। अब हम लोग एक्यूट केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा स्केल आएगा? तो पहला है हमारा डी मॉर्टन मोबिलिटी इंडेक्स, दूसरा है हमारा एल्डरली मोबिलिटी स्केल, तीसरा है हमारा एक्यूट केयर इंडेक्स ऑफ फंक्शन। और कुछ अदर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड, टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट, बर्ग बैलेंस टेस्ट। फिर आता है हमारा फंक्शनल एम्बुलेशन क्लासिफिकेशन एंड फील्ड वॉकिंग टेस्ट, जिसमें कि हमारा आता है 2 मिनट वॉक और 6 मिनट वॉक। फिर आता है हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर, FIM बोलते हैं जिसको। फिर होता है हमारा बार्थल इंडेक्स। फिर होता है हमारा कार्ज ADL इंडेक्स। और इन द एंड हम लोग एक नाम है हमारा ग्लिटर ADL इंडेक्स। ग्लिटर का स्पेलिंग है GLITTERE, ग्लिटर ADL इंडेक्स। पीडिया के लिए 2 चीज़ अलग से आता है, उसमें हम लोग FIM को ही WEEFIM बोल देते हैं, VFIM, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा पीडियाट्रिक इवैल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटी इन्वेंट्री, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक्सरसाइज टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा था हमारा अदर मेजर्स ऑफ मोबिलिटी एंड ADL इन एक्यूट केयर, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्सरसाइज टेस्टिंग, जिसमें कि हमारा आता है कार्डियोपल्मोनरी टेस्ट, ठीक है, जो कि मेजर करता है हमारा मैक्सिमल VO2 अपटेक, ठीक है। और ये एक तरह का फंक्शनल कैपेबिलिटी को या फंक्शनल कैपेसिटी को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स साइकिल अर्गोमेट्री, 1 to 3 लेड ECG, नॉन इन्वेसिव BP, कफ्ड मॉनिटरिंग, मेजरमेंट ऑफ VO2 एंड CO2 थ्रू मास्क, पल्स ऑक्सीमेट्री टू मॉनिटर O2 सैचुरेशन लेवल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। चौथा है हमारा फील्ड वॉकिंग टेस्ट। फील्ड वॉकिंग टेस्ट में भी कई सारे टेस्ट आते हैं। पहला है हमारा 6 मिनट टेस्ट, इंक्रीमेंटल शटल वॉक टेस्ट, और तीसरा है हमारा इंड्योरेंस शटल वॉक टेस्ट, ठीक है।
सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम लोग दो अलग तरीके का टेस्ट यूज करते हैं। पहला है हमारा मॉडिफाइड शटल वॉक टेस्ट और दूसरा है स्टेप या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग टेस्ट। तो ये दोनों जो है हम लोग खास में यूज करते हैं, जो कि है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले केसेस में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फील्ड वॉकिंग टेस्ट से आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो लास्ट में आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जो कि है हमारा 5वां नंबर पे। तो फिजिकल एक्टिविटी को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके लिए आता है हमारा एक्सेलरेटर या फिर पेडोमीटर टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड मूवमेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा है हमारा फिजिकल एक्टिविटी स्केल फॉर एल्डरली पीपल। तीसरा है हमारा गॉर्डिन एक्सरसाइज लीजर टाइम क्वेश्चनएयर। ओके, चौथा है हमारा इंटरनेशनल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनएयर। तो ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसमें कि बस एक ही चीज आता है, वो है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, HRQOL। ठीक है, और ये एक तरह का सेल्फ रिपोर्ट है, यानी कि पेशेंट का अपने हेल्थ को लेकर के क्या परसेप्शन है। सो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सेल्फ रिपोर्टेड बाय द पेशेंट एंड इट इंक्लूड्स पेशेंट परसेप्शन ऑफ देयर ओन हेल्थ इश्यूज। Okay, and it includes physiological and physical impairment such as functional exercise capacity, physical function and comorbid illness जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप एंड एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन स्केल्स। ठीक है, अब इसके कौन कौन से आउटकम मेजर्स आते हैं, तो इसका 4 कैटेगरी है। पहला है जेनरिक मेजर, दूसरा है डिजीज स्पेसिफिक मेजर, तीसरा है डायमेंशन स्पेसिफिक मेजर और चौथा है यूटिलिटी मेजर। पीडियाट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 2 तरह का मेजर ही आता है, पहला है जनरल मेजर और दूसरा आता है डिजीज मेजर। ठीक है, जनरल मेजर्स में आ गए आपके पीडियाट्रिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वेंट्री और चाइल्ड हेल्थ क्वेश्चनएयर। ठीक है, और डिजीज मेजर में आपका आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस क्वेश्चनएयर। ठीक है, तो ये तो था आपका पीडियाट्रिक्स के लिए। अब हम लोग थोड़ा एडल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अडल्ट में डिजीज स्पेसिफिक ही आता है आउटकम मेजर, जैसे कि कोरोनरी रीवैस्कुलराइजेशन में आता है हमारा यूरो क्वालिटी ऑफ लाइफ 5 डायमेंशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EQ5D भी कहते हैं। दूसरा है हमारा SF36, तीसरा है हमारा सियाटल एंजाइना क्वेश्चनएयर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SAQ भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा अस्थमा के लिए, अस्थमा के लिए मिनी अस्थमा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनएयर विद EQ5D। ठीक है, फिर तीसरा आता है सर्जिकल पॉपुलेशन के लिए, तो उसके लिए फिर एक आपका इंडेक्स आता है GI क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओबेसिटी के लिए आता है फिर हमारा इंपैक्ट ऑफ वेट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइट। ओके, रीनल फेलियर के लिए आता है हमारा SF36 या फिर किडनी डिजीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्रिटिकल केयर या फिर क्रिटिकल इलनेस या फिर ICU के लिए आता है हमारा SF36, EQ5D, सिकनेस इंपैक्ट प्रोफाइल और नॉटिंगम हेल्थ प्रोफाइल और इन दी एंड आता है AQOL। ठीक है, तो ये तो था आपका पूरा का पूरा आउटकम मेजर्स के बारे में। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, ISAF का फ्रेमवर्क देख लिया, 3 फ्रेमवर्क आता है उसमें। सिलेक्शन ऑफ आउटकम मेजर में हम लोग आउटकम मेजर को भी समझ लिया कि आउटकम मेजर है क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको अफेक्ट करता है। और फिर हम लोगों ने ICF फ्रेमवर्क को डिटेल में जाना, इंपेयरमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल पे कौन कौन सा आपका असेसमेंट आता है और उसको असेस कौन कौन से तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिर हम लोग एक्टिविटी लिमिटेशन में भी जान लिए हम लोग सारी चीज़ें, और फिर हम लोगों ने पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन को भी पढ़ लिया डिटेल में। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द आउटकम मेजर एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि इस वीडियो में जो भी रेफरेंसेज ली गई हैं वो सारी की सारी जेनिफर प्रायोर नाम की बुक से ली गई हैं। ठीक है, जेनिफर प्रायोर। देखो कार्डियो का जितना भी टॉपिक है उसको मैंने जेनिफर प्रायोर और डॉना फ्राउन फिल्टर वाले बुक से ही पढ़ा है मोस्ट ऑफ द चीज़ें। हालांकि इसके अलावा भी मेरे पास कुछ कुछ बुक्स था, तो आउट ऑफ द इंटरेस्ट मैं कभी कभी दूसरा तीसरा किताब को खोलता था, बट जनरली जो भी टॉपिक्स हैं मैंने यही दोनों किताबों से ही पढ़ा है। और इस वीडियो में जो भी रेफरेंसेस लिया गया है वो सारे के सारा जेनिफर प्रायोर के बुक से ही है, और ये बुक आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है।
ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।